हेलो हाय नमस्ते। मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ये कुल 7 जो है सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे क्लास 10th के पोइट्री का। ठीक है, और सातों के सातों सेंट्रल आइडिया जो है हमने इतना सिंपली वर्ड में यहाँ लिखा हुआ है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे और वो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। एक ही शॉट में कम समय में हम लोग 7 सेंट्रल आइडिया यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, यहाँ पर हम लोग जितने भी सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे उसमें से आपको पता ही होगा कि आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया कि 3 सेंट्रल आइडिया जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सातों सेंट्रल आइडिया में से 3 सेंट्रल आइडिया जरूर ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, उन तीनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा। ओके, और मैं आप लोग को एकदम प्रॉमिस करती हूँ कि आप पूरा वीडियो तो देखिए, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे कौन से लेसन का। वो फर्स्ट लेसन है कि डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी मतलब होता है कि बर्फ का जो है वो धूल, कचड़ा जिसे हम बोल सकते हैं, यानी कि बर्फ की बहुत ही बारीक सा जो है कण, उसको हम डस्ट कहेंगे। ओके, जैसे कचड़ा टुकड़ा तो वैसे बड़ा सा भी बर्फ गिर सकता है, उसे भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है डस्ट ऑफ स्नो हमारे लेसन का नाम है, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अब इसका सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब कि उस लेसन में जो है पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो बहुत ही सुंदर कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। कंपोज्ड मतलब रचित है। दिस पोएम डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल एक्टिविटी चेंजिंग वंस मूड। और इस कविता में जो है वो छोटी सी जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो है वो चेंज कर सकता है, बदल सकता है वंस मूड, यानी किसी का भी मूड, मनोदशा जो है, इसी के महत्व को जो है इस कविता में जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। यानी कि कोई ऐसी छोटी सी क्रियाकलाप जो है किसी का मूड चेंज कर सकता है, यही बात इस कविता में पोएट ने हमें बताया है। ओके, अगली लाइन है हमारी कि द पोएट हैज़ इंडिकेट सेंट्रली क्रो एंड हेमलॉक ट्री। और जो पोएट यानी कवि यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने केंद्रीय रूप में इंडिकेट किया है, दर्शाया है, किसे? कौवा, क्रो माने कौवा, और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ को। यानी इस लेशन में जो है कौवा और धतूरे के पेड़ को जो है केंद्र में रख के उन्हीं को इंडिकेट करते हुए पोएट ने हमें इस पोयम को बताया है, समझाया है। इन दिस पोयम यानी इस कविता में द पोएट आर प्रेज, यानी इस कविता में पोएट ने प्रेज मतलब प्रशंसा किया है, क्रो मतलब कौवे की, एंड ट्री और पेड़ की, फॉर चेंजिंग मूड, क्योंकि उन्होंने जो है चेंज कर दिया था उनका मूड, उनकी मनोदशा को। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट का नाम है उसे हमने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, यानी हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो जब भी सेंट्रल आइडिया लिखे तो पोएट का नाम और लेशन का नाम जो है वो हाईलाइट करके लिखा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये था छोटा सा मुश्किल से 4-5-6 लाइन की ये जो है सबसे फर्स्ट लेसन का एकदम इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसे आप लोग जरूर ही याद करिएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक सेंट्रल आइडिया समझ लिया डस्ट ऑफ स्नो का। अब हम लोग जो है वो अपना सेकेंड लेसन का सेंट्रल आइडिया समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड लेसन जो है वो है फायर एंड आइस। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला था डस्ट ऑफ स्नो, ओके, जिसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस लेसन यानी फायर एंड आइस वाले लेसन के भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। ओके, तो फायर मतलब होता है आग, एंड मतलब और, आइस मतलब बर्फ, यानी आग और बर्फ के बीच के अंतर को जो है पोएट ने इस पोयम में हमें बताया है। तो किस
क्या बताना चाहते हैं पोएट जो है हमें इस पोयम में, वो हम सेंट्रल आइडिया में यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो क्या है सेंट्रल आइडिया कि द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखा हुआ है पोएट का नाम, ठीक है। हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ट्राइड मतलब ये प्रयास कर रहे हैं बताने की कि डिफरेंस बिटवीन यानी दो चीज़ों के बीच में भिन्नता बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ के बीच में, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। और फायर और आइस जो है वो दो प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को जो है वो दर्शा रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय, ये जो संसार है वो नष्ट होगा बाय फायर यानी आग से, एंड मतलब और, ऑल्सो बाय आइस और बर्फ से भी, सो इसलिए, इट कैन डिस्ट्रॉय ट्वाइस इसलिए ये दो बार, एक से दो बार जो है वो नष्ट होगा। बाय फायर माने एक बार जो है वो आग से, एंड देन बाय आइस उसके बाद बर्फ से। द पोएट फील्स यानी पोएट जो है ये महसूस करते हैं दैट द आइस ऑफ हेटेड, जो बर्फ है वो घृणा का रूप है, इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और जो मतलब कि घृणा को जो है उन्होंने बर्फ का रूप दिया है, और जो मानव की इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही हैं संसार में जो है, और उन इच्छाओं के वजह से जो नाश होगा, जो नष्ट होगा, उसे जो है उन्होंने आग का रूप दिया है। यहाँ पे जो है पोएट जो है वो दो रूप को बता रहे हैं मनुष्यों के, एक जो है ईर्ष्या का, एक इच्छाओं का। किस प्रकार से ईर्ष्या जो है मतलब एक दूसरे के प्रति जो जेलसी बढ़ रही है, लोगों की जलन बढ़ रही है, उसके वजह से भी इस धरती का नाश होगा। और जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं लोगों की, उसके वजह से भी इस धरती का, इस संसार का जो है वो नाश होगा, नष्ट होगा। तो दोस्तों इस लेसन में यही था, फायर एंड आइस, यानी कि मनुष्यों को दो के रूपों को दो नाम दिया पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस का। आशा करते हैं ये वाला भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। अब हम जो है अपना थर्ड सेंट्रल आइडिया समझते हैं। ओके, इस लेसन का हमारा नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी कि एक बाघ जो है वो चिड़ियाघर में है, जिसके पोएट हैं लेस्ली नरिस। ओके, तो हम अपने लेसन के नाम से भी समझ सकते हैं कि इसमें पोएट जो है कहना क्या चाहते हैं, कि जो बाघ है वो चिड़ियाघर में है और उसके बारे में ही कुछ जो है वो बता रहे हैं इस पोयम में हमें। ओके, तो अब हमारा सेंट्रल आइडिया है, फटाक से समझ लेते हैं इसको भी। ओके, इन दिस पोयम यानी इस कविता में द पोएट लेस्ली नरिस, जो पोएट लेस्ली नरिस हैं, आप जो है ना, अगर आपको पोयम के पोएट का नाम या पोएटेस का नाम पता है तो आपका सेंट्रल आइडिया दो लाइन तो वैसे ही लिख देना है कि इन दिस पोयम, या फिर दिस ब्यूटीफुल पोयम अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नरिस। दो लाइन हो गई बस, और क्या। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इन दिस पोयम यानी इस कविता में द पोएट लेस्ली नरिस, जो पोएट लेस्ली नरिस हैं, इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी ये भिन्नता बताने का प्रयास कर रहे हैं। ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे हैं। ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वो क्या भिन्नता बता रहे हैं, क्या अलग है, ये बता रहे हैं कि जो एक बाघ है वो चिड़ियाघर में है और एक बाघ जो है वो अपने प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल में है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है इस कविता में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो द ऑपोजिट द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू, और इस क्रम में इस बात को बताने के लिए जो पोएट हैं उन्होंने जंगल को और जू को आपस में शिफ्ट किया है, इधर से उधर करके ये बातें बताई हैं कि किस प्रकार से अगर एक जो टाइगर है, एक बाघ है, वो अगर जंगल में है तो किस तरीके से रहेगा, अगर वो चिड़ियाघर में है तो किस तरीके से रहेगा। ओके, अगली लाइन है हमारी कि द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, और पोएट जो कवि हैं वो वांट्स टू शो, ये दिखाना चाहते हैं द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि भिन्नता बताना चाहते हैं दो चीज़ों के बीच में, यानी दो टू इन्वायरमेंट, दो
पर्यावरण के, वातावरण के बीच में ये अंतर बताना चाहते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से एक बाघ जो है अपने प्राकृतिक आवास में रहता है और किस तरीके से वो अपने मतलब अपने क्या मतलब चिड़ियाघर में रहता है, जहाँ पे लोग जबरदस्ती उन्हें बंद करके रखे रहते हैं। ओके, तो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया यही है। मात्र 2 मिनट में हम लोगों ने समझ लिया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला भी सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको अपने क्लास से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ओके, और नए हैं अगर यूपी स्टडी दोस्त पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा तीसरा सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग जो है अपना चौथा सेंट्रल आइडिया समझते हैं। ये है हमारा 4th लेसन का सेंट्रल आइडिया। क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर किस तरीके से हम उन्हें बुला सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, इस लेसन के जो पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल्स। ओके, अब जो है इसका सेंट्रल आइडिया भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप टाइम देख सकते हैं कि मात्र 11 यानी 10 मिनट में ही हम लोगों ने 3 सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ओके, अब हम अपना अगला समझते हैं। सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं फटाक से कि द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कंपोज्ड यानी रचा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में ह्यूमरसली डिस्कस, ह्यूमरसली मतलब हास्यपूर्ण भाव से, यानी हंसी मजाक के भाव से जो है डिस्कस मतलब ये चर्चा किया गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, यानी किस तरीके से डिफरेंट यानी अलग अलग जंगली जानवरों को हम पहचान सकते हैं। ठीक, द टोन इज लाइट एंड प्लेफुल एंड इट फोकसेस ऑन मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स। और इस पोयम में जो है टोन कह सकते हैं कि जो वर्ड यूज किया गया है बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी वर्ड यूज किया गया है, प्लेफुल है, मजाकिया है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड इट फोकसेस, और ये इस बात पे फोकस किया गया है कि ऑन मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स, माने बहुत से प्रकार के जानवरों के ऊपर जो है इस कविता में जो है फोकस किया गया है। देयर टिपिकल क्वालिटी, उनकी जो है टिपिकल गुण जो है, एंड हाउ ह्यूमन रिलेट विद देम, और किस प्रकार से जो मनुष्य है उनसे संबंधित है उन जानवरों से। ओके, तो इस सेंट्रल आइडिया में हमने ये समझा। ये जो है जो पोएट हैं कैरोलिन वेल्स जो है ये बताना चाहते हैं हास्यपूर्ण भाव से इस कविता में ये समझाया है कि किस प्रकार से अलग अलग जीवों को क्या गुण हैं, किस चीज़ से वो रिलेट करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया। ओके दोस्तों, अब हमारा 5वां नंबर वाला जो है सेंट्रल आइडिया हम समझते हैं। वो क्या है? द बाल पोयम, यानी कि एक गेंद की कविता। इस पोयम के जो पोएट है जॉन बैरीमैन, BERRYMAN। ओके, समझते हैं बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे अब हम अपना समझते हैं द बाल पोयम यानी गेंद की कविता। ओके, द पोयम द बाल पोयम कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन, यानी द बाल पोयम जो पोयम है वो जॉन बैरीमैन के द्वारा रचा गया है। द ट्रू थीम ऑफ द पोयम, यानी इस कविता का जो थीम है, सच्ची थीम है, ये घटना है कि इज दैट वी शुड चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, कि हमें जो है वी शुड चेरिश मतलब इंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण ऑफ लाइफ, अपने जीवन का। लाइफ इज रियली वेरी शॉर्ट, और हमारा जो जीवन है वास्तव में बहुत ही छोटा है, सच में बहुत छोटा है दोस्तों, है ना। आज हम लोग बातें कर रहे हैं,
आज अभी बातें कर रहे हैं, जस्ट 2 सेकेंड बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर एक पल को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, ठीक है। द पोएट रियलाइज, पोएट ये महसूस करता है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील, कि ये बहुत ही कठिन होता है विथ लॉस, मतलब किसी भी ऐसे चीज को खो देने पर उस मोमेंट को, उस समय को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। इट मस्ट बी डन, और ये होता भी है। जैसे कि हम पोएट ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये पेंसिल जो है मेरे हाथ में, ये मेरे लिए इतनी प्रीसियस है, इतनी बहुमूल्य है कि मैं इसे खोना नहीं चाहती, लेकिन ये मुझसे खो गई। ओके, तो जो चीज़ हम, जिस चीज़ से हम इतना रिलेट करते हैं और सडनली वो चीज़ हमसे खो जाती है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उस समय को फेस करने में कि हाँ मेरी ये चीज़ थी, मैंने उसे खो दी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हर एक पल को हमें इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए कि अगर वो चीज़ें खो जाए तो हाँ हम सैड तो फील करेंगे, लेकिन एक पल के लिए ये भी होगा कि हाँ जो मोमेंट हमने उसके साथ बिताया वो बहुत ही सही था। ओके, उसके बाद क्या है कि वी शुड मूव ऑन एज देयर इज नो यूज इन वेस्टिंग प्रीशियस टाइम एंड लाइफ। तो जैसे कि ये पेंसिल जो है मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और मैं इसे खो देती हूँ, तो अब मैं इसी बात को लेकर तो बैठी रहूंगी नहीं। पेंसिल, यहाँ पे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ले रही हूँ, हम किसी पर्सन को ही ले सकते हैं, कोई व्यक्ति को ही ले सकते हैं जिसे हम बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, अफेक्शन है हमारा, प्यार है, हम उनसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जिनसे हमें बहुत ही हैप्पीनेस फीलिंग होती है, और अचानक से वो खो जाए हमसे, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब एकदम उन्हीं उसकी ही याद में या उन्हीं की मेमोरी में हम पड़े तो रहेंगे नहीं, ऐसा होता है। और फिर कुछ समय के बाद मूव ऑन होता है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे दादाजी हैं, तो ऐसा समय आता है कि हम उन्हें खो देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक उम्र के साथ सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है ना। तो मान लीजिए वो चले गए, तो कुछ दिन के लिए तो हमें सैड फीलिंग होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उन बातों को भूल जाते हैं और आगे के जीवन में बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि हमें अपने हर एक पल को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए। ये जो हर एक बहुमूल्य पल जो है हमारा, जो है हम बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। ओके दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही लग रहा है हमने समझा दिया, बोर मत होइएगा। अभी जो है हम लोगों को 2 सेंट्रल आइडिया अभी समझना है। आशा करते हैं ये वाला भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना छठे लेसन का जो है सेंट्रल आइडिया समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो 6th लेसन हमारा है, उसका नाम है अमांडा। अमांडा जो है एक लड़की का नाम है जो इस लेसन में मेन रोल निभाई है इस पोयम में। ओके, तो अमांडा जो है लेसन का नाम है और पोएट जो है वो रॉबिन क्लेन है। ओके, द पोयम अमांडा कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। जो अमांडा पोयम है वो रॉबिन क्लेन के द्वारा रचित है। द पोयम रिवॉल्व अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाई हर मदर। और इस कविता में ये बताया गया है कि किस तरीके से एक बच्ची जो है, एक बच्चा जो है वो अपने मम्मी के द्वारा लगातार जो है वो नेग्ड मतलब एक तरीके से परेशान की जा रही है। परेशान तो यहाँ नहीं होगा, कोई भी मम्मी अपने बच्चे को परेशान नहीं करती है। कहने का मतलब ये है, जो अमांडा है, जो बच्ची है, वो अपने मम्मी के द्वारा, मम्मी के माध्यम से बार बार बुलाई जाती है किसी भी बात के लिए। द पोएटेस सेट्स, जो पोएटेस रॉबिन क्लेन जो है वो पोएटेस है, कवित्री हैं। तो पोएटेस सेट्स लाइट, और जो पोएटेस रॉबिन क्लेन है वो इस बात पे प्रकाश डालना चाहती हैं कि ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर, कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो हमेशा जो है अपने मम्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है,
मतलब उससे मम्मी जो है वो प्रश्न पूछती हैं और किस तरीके से उसे मॉनिटर करती हैं, उसे गाइड करती हैं किसी काम को करने के लिए। हाँ, ये चीज़ें ऐसे करो, वो चीज़ें ऐसे करो। मेरी भी मम्मी बोलती रहती हैं और आपकी भी मम्मी बोलती ही रहती होंगी कि हाँ, ये काम ऐसे नहीं करना है, ये काम ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें परेशान कर रही हैं, वो हमें बार बार बोल रही हैं, लेकिन ऐसा उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम किसी भी काम को कितना अच्छे से करें और किस तरीके से करें। और ये बात तो सही है कि बिना मम्मी लोगों के बोले कोई भी काम सही हो ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। अगर आप इस बात से रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अगली लाइन देखते हैं क्या है। सो अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल। इसलिए जो अमांडा जो है ना, उसका ये सपना है कि अपने इस परेशानी से जो है वो बाहर चली जाए। ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जितने भी सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस सारे सेंट्रल आइडिया के जो लेसन है, जो पोयम है, उनके वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एक एक लेसन का अलग अलग वीडियो है। बहुत ही अच्छे से हमने हर एक लेसन को समझाया हुआ है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे समझा था। ओके, तो ये था हमारा। अब जो है हमारा लास्ट लेसन है द ट्री। सेंट्रल आइडिया जो है 7वां हम लोगों का सेंट्रल आइडिया है। समझते हैं क्या है ये। तो इस लेसन की जो पोएट है एड्रीने रीच। ओके, सेंट्रल आइडिया में क्या है, द ट्री, ये मतलब पेड़, पेड़ के बारे में है ये चीज, ये सेंट्रल आइडिया। ओके, द पोयम द ट्री बाय एड्रियन रीच शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो जो पोयम ये द ट्री है जो है ना, वो एड्रिने रीच के द्वारा जो है वो रचित है। और ये जो है अंतर बता रही है मानव, मनुष्य, मैन एंड नेचर और प्रकृति के बीच में, विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी कि समाज में जो है वृद्धि और विकास को देखते हुए ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। जो मानव की प्रजातियां हैं ना, वो प्राकृतिक चीज़ों को जो है अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रही हैं, एंड काज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। और अपने फायदे में उसे यूज करने के लिए जो है वो प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। इट ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। और किस चीज़ के लिए वो यूज कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो प्राकृतिक स्रोतों में, जैसे जंगलों को, खनिजों को, इन सारी चीज़ों को, यानी अपने फायदे के लिए जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, वो प्राकृतिक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुल 7 जो है सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे से समझ लिया। इस सारे लेसन्स का जो है पोयम का जो है हमने वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। आशा करते हैं ये पूरा सेंट्रल आइडिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन सारे सेंट्रल आइडियाज़ में से आगे से जो 3-4 सेंट्रल आइडिया है उसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये पूरा ही आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पे भी विजिट करें, क्योंकि उस पर भी आप लोगों के यूजफुल वीडियोस जो है वो अपलोडेड है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।